अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मशरक़ वुस्ता बड़ी जंग के दहाने पर है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जल्द ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के हवाले से मनसूबा बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की जानिब से अपनी तजावीज़ पाकिस्तान को भेज दी गई हैं और अब एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ एक जंगी मनसूबाबंदी है। इस सारे माहौल में आगे मामला क्या बनेंगे, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे बहरिया टाउन रेफरेंस में मलिक रियाज के नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इंटरपोल के जरिए उनको पाकिस्तान लाकर शामिल तफ्तीश करने का हुक्म जारी किया गया है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सऊदी अरब का आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद एक फैसला भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक मंसूबा भी सामने आया है कि गवादर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जिसके ज़रिए फिर आगे ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे कि इसके कितने मुमकिन चांसेस हैं और किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जा सकेगा, क्या लाहे अमल होगा, इस पर बात होगी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज सदर ट्रंप को ईरान अमेरिका जंग को कैरी करने के हवाले से जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं उस सारे मामले पर बात करेंगे। कितने इम्कानात हैं इस जंग को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा या जंग बंदी की तरफ अमेरिका जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि कुछ इस किस्म की खबरें भी आ रही थी कि सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि अब वो हमले करेंगे और ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल अमेरिका हासिल करेगा और मुख्तलिफ किस्म की खबरों में यह भी कहा गया कि अफजूदा यूरेनियम को महफूज करने के हवाले से भी अमेरिका सोच रहा है। अब इस सारे सिनेरियो में क्या इम्कानात है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मसूद अहमद खान साहब। क्या लगता है आपको ज़मीनी हकायक देख कर, क्योंकि सदर ट्रंप की एक तरफ तो ये जो जंगी धमकियाँ हैं वो भी एक तरफ हैं, फिर आज की ब्रीफिंग और फिर मुख्तलिफ किस्म की जो खबरें और अपडेट्स आ रही हैं कि आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के हवाले से भी अमेरिका एक प्लान बना रहा है। क्या लगता है कि जंग चलेगी या जंग बंदी की तरफ अमेरिका जाएगा? ये जो कुछ धमकियां सदर ट्रंप की जानिब से दी जा रही हैं वो सिर्फ ईरान पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए दी जा रही हैं, आपको क्या लगता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में ईरान पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और ऑलरेडी देखें जो सीज फायर था इंडेफिनेट पीरियड के लिए किया गया है और जिस तरीके से बिल्डअप भी हो रही है, एट द सेम टाइम मिसाइल की शिफ्टिंग की भी बात हो रही है। पेंटागन में एक ब्रीफिंग भी हुई है, 3 ऑप्शंस पे बात भी हुई है कि स्विफ्ट स्ट्राइक्स भी होनी चाहिए। फिर दिन उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाए, या एक इंटरनेशनल कोलिशन फोर्स की भी बात हो रही है। तीसरे है जो न्यूक्लियर जो उनके बकौल की जो वहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है कि वो वहाँ से कैसे हम उठा सकते हैं। तो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें कि आप अभी जो रिसेंटली थोड़ी देर पहले तक जो अभी तलात आई है कि एक नया प्रपोजल ईरान की तरफ से सबमिट हुआ है, तो दैट इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। एटलीस्ट ये है कि पीछे दिस सो कॉल्ड जो समझा जाता था दिस इज स्टेलमेट है, लेकिन ऐसा ऐसा तो इतना नहीं था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान वाज एंगेज विद बोथ पार्टीज 24/7 था और वाज कम्युनिकेटिंग बैक चैनल पे इनके साथ राब्ते में था। और एक पहला प्रपोजल जो ईरान का वहां सबमिट हुआ था वो दैट वाज रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर को उन्होंने साइड पर रख दिया था, बाकी चीजें आगे थी। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा इस पर बात नहीं हो सकती है। आज नया कल सबमिट हुआ है, आज इसके पे भी रिएक्शन अमेरिका की तरफ से आएगा और कल जो ब्रीफिंग पेंटागन की तरफ से दी गई है उसके बारे में भी पता चल सकता है, क्योंकि इनमें एक ये आइडिया भी चल रहा है कि साइमल्टेनियस कुछ स्ट्राइक्स किया जाए और इसके बाद नेवल ब्लॉकेड को इन प्लेस ही रखा जाए। तो दोनों के लिए मुश्किलात हैं, अमेरिका के लिए भी मुश्किलात बन रही है और ईरान के लिए भी बन रही है, क्योंकि ब्लॉकेड से न सिर्फ ईरान का नुकसान है, न अमेरिका का, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी खतरे में पड़ गई है। सर ये फरमाइएगा ब्रिगेडियर साहब कि इसराइल के हवाले से जो ये खबरें हैं कि इसराइल ने जदीद डिफेंस लेज़र सिस्टम जो है मिसाइल का वो यूएई पहुंचा दिया है, और दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी यूएई पहुंचा दिए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर दोबारा अमेरिका स्ट्राइक्स करता है तो सबसे ज़्यादा ख़तरा यूएई को ही होगा। तो आप इस सारी सूरत हाल पर क्या समझते हैं, क्या वाकई ही अमेरिका फिर कुछ करने जा रहा है? नहीं, देखें कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका के अंदर से आप देखें कि दिस इज दी अनपॉपुलर जंग जो है। अमेरिकन 60% अवाम का मानना है कि अनपॉपुलर है। दूसरा उनका ये भी मानना है ये हमारी जंग नहीं थी, ये इसराइल की जंग थी, आपने इस पे कूद पड़े हैं, दे हैव ड्रैग्ड अस, इस पे कंसेंसस है। सेकंड देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 36 से 34 पे आ गई है। मिड टर्म इलेक्शंस भी है, पब्लिक प्रेशर भी है, जिस तरह वो ग्रिल कर रहे हैं सेनेट आर्म कमेटी में। कल हमने देखा जिस तरीके से पीट हेग्सेथ को सवाल जवाब था, उनके पास जवाब नहीं बन रहा था।
सो वो भी परेशानियां हैं इंटरनेशनली। अभी देखें कि अमेरिका इज आइसोलेटेड, और बल्कि विलियम बर्न्स है, फॉर्मर डायरेक्टर सीआईए, उसने लिखा कि इंटरनेशनल लीडरशिप हमारे हाथ से निकल गई है। हम बिल्कुल वी आर एलो स्टैंडिंग एलोन, क्योंकि नेटो भी आपके साथ नहीं है। किसी जमाने में आपके 40 42 कंट्रीज का आपके साथ कोलिशन होती थी। सो वो मुश्किलात अमेरिका की तरफ बन रही है। सो अमेरिका की तरफ अब मसला ये भी है कि अगर वो कोई डील कर भी लेते हैं, और डील ऐसा होता है जिसमें कोई नई चीज नहीं होती, वही 2015 का जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाले बात होती, तो लोग सवाल पूछेंगे, भाई कि आपने क्या हासिल किया इस जंग में? आप इस जंग में कूद गए हैं, अननेसेसरी जंग थी, और तो आपने हासिल किया कि, तो उस पर वहां सवाल हो सकते हैं। ईरान के लिए ये मसला है, अगर वो फौरी कोई ऐसी चीज मान लेता है अमेरिका की तरफ से, तो वहां पे सवाल हो गए कि आपने तो टेबल पे जाके सरेंडर कर दिया। सो दोनों के लिए मुश्किलात हैं। ब्रिगेडियर साहब, बट सबसे देखें ज़्यादा कि तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिका ईरान के साथ कोई डील कर ले, क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे कि इंटरनल कितना प्रेशर है अवामी सतह पर, और फिर उस तरह से अपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है सदर ट्रंप को। क्या लगता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इनके अरबों डॉलर जो हैं वो लग चुके हैं, और ईरान की जानिब से इनका अरबों डॉलर का साजो सामान जो है, फौजी साजो सामान, वो तबाह किया जा चुका है, और तकरीबन 2.8 अरब डॉलर अमरीकी फौजी साजो सामान को ईरान ने निशाना बनाया है। तो अब ये अगर देखा जाए तो दिफाई लिहाज से भी इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो कितना इस वजह से भी कितना प्रेशर सदर ट्रंप पर आता है कि वो इस जंग को जल्द अज जल्द क्लोज करें? क्योंकि पीट हेग्सेट की अभी आपने बात की, उनकी जानिब उनसे जब सवालात किए गए कि इतने डॉलर्स, इतना अरबों का नुकसान हो रहा है, तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि अगर हम पीछे अब हट जाते हैं तो फिर हम ज़ाहिर है लूजर डिक्लेयर होंगे इस वॉर में। तो फिर उन पर तो प्रेशर है कि हम किसी तरीके से विक्ट्री डिक्लेयर कर लें। सिर्फ ये एक प्रेशर मुझे लग रहा है कि ये एक साइन देना चाहता है अमेरिका। देखें, ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प नैरेटिव इसी तरफ लेके जा रहे हैं, और वो जिस तरह के यूलाइज कर रहे हैं चीजें कि अमेरिका की विक्ट्री है, और फिर वो कहते हैं कि हमने ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इनकैपेसिटेट हमने कर दिया है, और हम एसर्ट कर रहे हैं, हम डिक्टेट करवा रहे हैं, हम ऑफ रैम चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, नेवल ब्लॉकेट हमारा है। तो ओवरऑल जो एक पिक्चर वो पेंट कर रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अमेरिका में। देखें तो वो जो जितने उनको सेटबैक्स हुए थे मिलिटरीली, तो अब इसमें आके नैरेटिव की जंग में अपना आप को इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो आज भी देखें कि कल भी जो कांग्रेस में एक वहां पे उनका ये पावर्स के बारे में वहां पे बहस हुई और वोटिंग हुई, स्टिल ही मैनेज, 3 वोटों से ये चीजें मैनेज कर गए हैं। तो वहां पे भी मुश्किलात तो है, लेकिन बट स्टिल विक्ट्री उनके लिए थी कि वो कि ही कैन कंटिन्यू ये जंग को किसी न किसी वजह बना के वो उसको आगे लेके जा सकते हैं। सिमिलरली ईरान के लिए भी मसाइल इसलिए है, देखें कि ईरान के लिए ब्लॉकेट जब से हुआ तो इकोनॉमिक पेन उनके लिए बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे स्टोरेज के मसाइल आ रहे हैं। ईरान हैज नाउ बिकम ए लैंड लॉक कंट्री है। देखें अभी उनके ट्रेड नहीं है, द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो खुद वहां आगे बैठे हैं, पीछे अमेरिकन बैठ गए हैं। फिर अभी ओनली ऑप्शन उनके पास है, या इराक के थ्रू कुछ चीजें आगे ट्रेड कर सकते हैं, या पाकिस्तान के थ्रू कर सकते हैं, या सेंट्रल अजरबैजान है, या तुर्कमेनिस्तान के साथ है। सो वो भी उनके लिए बहुत सारा प्रेशर है, डिस्पाइट इफेक्ट उनके रहबर की तरफ से जो मैसेज आया है कि जी हम न्यूक्लियर पे, मिसाइल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वो ये भी समझते हैं कि हम एक पावर के तौर पे वी हैव नो रीजन वेस्ट एशिया में, और वो जो हेजमोनिक डिजाइन था इजराइल के, वो समझते हैं कि हमने उनको कंट्रोल किया, उनको काउंटर कर रहे हैं। सो वो एक ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से परसेप्शन वहां पे बन रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में ब्रिगेडियर साहब देखें, गुजारिश ये है कि आपने जैसे अपनी गुफ्तगू में खुद जिक्र किया कि अमेरिका जो है वो ईरान को प्रेशराइज जो है करना चाहता है और प्रेशर बिल्ड कर रहा है उस पर। दूसरी तरफ सर आप ये देखें कि आप ही की गुफ्तगू के मुताबिक इसराइल जो है उसकी जंग है, और अमेरिकी अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं कि जी आपने अमेरिका इसराइल की जंग हम पे थोप दी, हमारी तो ये अपनी जंग नहीं है। लेकिन इसराइल ये दावा कर रहा है कि 6500 टन जो है फौजी साजो सामान अब फिर अमेरिका ने उसे दिया है। तो ये मामला जो है ये किस तरह से है कि एक तरफ वो फंसे भी इसराइल की वजह से हैं, फिर उनको सामान भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को सिर्फ प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ये मामला इस तरह से हल होगा? देखिए इमरान साहब, बात यह है इसराइल अकेले अपने बलबूते पे हमास से भी नहीं लड़ सकता है, हिजबुल्लाह से भी नहीं लड़ सकता है, व्हाट टू टॉक ऑफ ईरान। तो जब तक
अमेरिका साथ होगा तो ये लड़ सकता है, वरना ये नहीं लड़ सकता। दिस इज एक चीज क्लियर है। सेकंड, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आपने पूछा था, वो जो डेवलपमेंट्स अभी यूएई के अंदर हो रही हैं, सो मेरे ख्याल में एक बड़ी एक किस्म की यूनिक किस्म की डेवलपमेंट है, सीरियस डेवलपमेंट है, और दीज आर दी थ्रेटनिंग डेवलपमेंट्स। आप समझ लें जीसीसी कंट्रीज में, खासतौर पर गल्फ के अंदर है, इसराइल की प्रेजेंस है, अभी इंडिया की प्रेजेंस भी वहां पे ज्यादा हो गई है। और स्पेशली आप देखें जिस तरह यूएई ने एग्जिट किया फ्रॉम ओपिक के साथ, फिर उनके जो अभी समझ लें कि एक राइवलरी है वो सऊदी अरब के साथ, वो भी मसला है। फिर हमने भी कुछ अपने पैसे वापस जो उनसे लिए थे, $3.45 बिलियन, हमने भी वो वापस कर दिए हैं। सो बहुत सारी कुछ वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं। और आप देखें कि ऑलरेडी यूएई भी इज पार्ट ऑफ इब्राहिम अकॉर्ड, बहरीन भी उसका हिस्सा है। तो एक नई डेवलपमेंट आप समझ लें कि हुए है, और जिससे देखें मजीद खतरात न सिर्फ ईरान के लिए भी वहां से बढ़ गए, बल्कि सऊदी अरब के लिए, बाकी या कतर के लिए भी मुश्किलात इससे हो सकती हैं। और ऑलरेडी आप देखें कि ओपिक से भी निकल गए हैं, और जीसीसी का मुस्तकबिल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस स्टेज में ये भी बिखर जाएंगे। क्योंकि आप देखें अभी जो समिट हुई थी अभी जो रियाज में, उसमें ओमान आया नहीं, और बाकी ओपेक से यूएई वाले निकल गए हैं। तो मेरा ख्याल में इस तरह के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। और यकीनन देखें ब्रिगेडियर साहब, इसमें फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार रहा है सारे इशू पे, और जिस तरह से पाकिस्तान अहम किरदार अदा करता रहा है, तो अब ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान का किरदार जो है वो मज़ीद अहम हो जाएगा, ख़ास तौर पे जीसीसी और गल्फ़ कंट्रीज़ के इस मौजूदा इशूज़ को लेके। और ये भी खबरें हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं, वो अब ये चाहते हैं कि ओमान के साथ मिल के वाया बारास्ता ओमान पाकिस्तान ग्वादर को मिला दिया जाए, और पेट्रोलियम लाइंस बिछा के यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट की जाए। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये मंसूबा हो गया तो सऊदी और पाकिस्तान ना सिर्फ मज़ीद करीब होंगे, बल्कि इससे दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा भी होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान साहब। देखें इसमें एक बड़ी स्टडीज हो रही है, दुनिया अब ये सोच रही है कि किसी भी तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करें, वी शुड गो फॉर अल्टरनेट रूट्स और मीन्स को तलाश करें। दैट्स वाई वो समझते हैं कि जिस तरीके से देखें कि हम उस खित्ते को देखें तो इराक का ऑलरेडी एक पाइपलाइंस के साथ, वो तुर्किया के साथ राब्ते हैं, उनके ऑलरेडी लिंक्स है, वहां से वो ऑयल वहां जाता है। और फिर फ्यूचर में ये भी है कि एक पुरानी इनकी पाइपलाइन सऊदी अरब के पास अंदर से भी गुजरी है, जंग के बाद जो पीछे बंद हुई थी, उधर से वो कहते हैं मेडिटेरियन से भी लिंक हो सकता है। फिर आपने देखा हो कि सऊदी अरब का यनबू जो पोर्ट है वो वेस्ट की तरफ है, वहां भी पाइपलाइंस गई हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटीज ये है कि दुनिया ये समझती है बाय 2030 बाय 2035 तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी इंपॉर्टेंस है, उस वक्त तक यह कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्टरनेट मीन जिस तरह आपने बात की है, तमाम पॉसिबिलिटीज पे स्टडीज हो रही हैं, और इसमें हो सकता है एंड दे आर रेडी टू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि वो समझते हैं वंस फॉर ऑल इसको चीजों को सेटल करें। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक समझ ले इट हैज बिकम ए सॉर्ट ऑफ ए वेपन। अभी ये फ्यूचर के लिए भी ये देखें कि ब्रिगेडियर साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आज टल्ला फायरिंग रेंज का भी दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया है। आप क्या समझते हैं कि ये इन हालात में भी फ्रंट लाइन पे जाना, वहाँ पे सिपाहियों से मिलना, ये क्या जाहिर करता है? देखिए ये बिल्कुल ये एक तो फील्ड मार्शल की लीडरशिप है, और ही हैज टू बी एवरीवेयर। फौज जहाँ पे है, चाहे सियाचिन है, वार ऑन टेरर है, आपके डेजर्ट है, माउंटेन्स में है, वो ट्रुप्स के लिए मुलाकात इंटरेक्शन के लिए जाते हैं। और जब कमांडर और जो सीडीएफ जब साथ होता है, ट्रुप्स का मोराल पे बड़ा असर उसका पड़ता है। फिर दूसरा ये है कि देखें कि बुनियादी जो अफवाज पाकिस्तान का है, वो बेसिकली थ्रेट जो हमें ईस्ट से है उसकी तैयारियां होती है। अब अभी वेस्टर्न पे हम उसमें गजब लिल हक में इन्वॉल्व हैं। सो ये ट्रेनिंग का और जो प्रैक्टिकल फायरिंग का जो हमारा सिलसिला होता है अफवाज पाकिस्तान के अंदर या नेवी एयरफोर्स में, ये बिल्कुल चलता रहता है। ये एक कंटिन्यूटी है सिलसिला जो ट्रेनिंग का होता है। सो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज। और दूसरा हमने रिसेंटली आपने देखा हो कि फतेह 2 के हमने मिसाइल फायर किया है, हंगूर आपके जो सबमरीन्स की इंडक्शन हुई है, नेवी की तरफ तैमूर मिसाइल जो वहां से फायर हुआ। सो दीज आर आवर प्रिपरेशन। और मैसेज भी है आपके दुश्मन के लिए कि हम जिस तरीके से कि पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स भी है,
मार्के हक में हमने चीज़ें करके साबित सर, आप भी जिस किए तरह से भी हैं। आपने जिक्र उनको किया कि पहली हंगोर क्लास आबदोज जो है वो पाक बहरिया को मिली है और एक इंडक्शन हुई है, क्या लगता है इससे कितनी ताकत जो है पाक बहरिया को मिली है? इस बारे में आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी किया है इसका। जी हाँ देखें, 8 बनी है, 4 चाइना में, 4 पाकिस्तान में, और हंगोर का मतलब है, सिंधी लफ्ज है जिसका मतलब है शार्क। और फिर ये देखें कि ये सबमरीन और है, और इसमें टॉर्पेडोस इसमें होंगे, और इसमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है, और इसमें बताया जा रहा है कि रेडार सिस्टम ऐसा है, एवानिक्स बहुत सिस्टम बहुत अप टू डेट है जो इसमें लगे हुए हैं। सो आप ये देखें कि सबमरीन्स का ये था कि जब भी मार के हक हो रहा, तो उस दौरान भी जब आईएनएस विक्रांत का रिपोर्टेडली अरेबियन सी के नजदीक था, तो हमारे उस वक्त बाकी सबमरीन्स ने मूव किया था, तो आईएनएस विक्रांत वहां से निकल गया था। तो अब इंडक्शन से ये होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्पेशली जो सबमरीन्स में, वो आपकी मजीद बढ़ जाएगी, एक ज्यादा आप देखें मजबूत हो जाएगी आपकी नेवल डिफेंसेस, और प्रोएक्टिवली ये ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली हमें जो बेल्जियम जो कोवर्ट शिप्स हैं वो भी तुर्किया से मिल रही हैं। और तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान समझ ले, चाहे आपकी आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब शोबों पे बराबर पे तवज्जो दी जा रही है, ताकि किसी भी हम किसी चीज़ में कमज़ोरी ना रह जाए। बिल्कुल, इस चीनी आबदोज की इंडक्शन से पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजीद मजबूत हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बताया। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बहरिया टाउन रेफरेंस में पेशरफ्त, नैब ने मुल्जिमान के दायमी वारंट जारी कर दिए हैं, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उनके बेटों को भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, और इंटरपोल के जरिए मलिक रियाज और उनको बेटों को लाने का हुक्म अदालत की जानिब से जारी किया गया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। मोहसिन बेग सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं अदालती फैसले को? और अदालत की जानिब से अब ये भी कहा गया है कि इंटरपोल के जरिए उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा, मलिक रियाज और उनके बेटों को। क्या लगता है कि कितने चांसेस हैं कि मलिक रियाज को अब पाकिस्तान लाकर इस सारी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा सकेगा? देखिए जी, मुझे नॉलेज है, ये पहले भी ऑर्डर्स इंटरपोल को भिजवा चुके हैं। मेरे ख्याल में अबू धाबी गवर्नमेंट ने उनको मलिक साहब को इंटरपोल के हैंड ओवर नहीं किया, बल्कि इंटरपोल के वारंट को चैलेंज भी किया गया, और वो मेरे ख्याल में शायद बाहर की कोर्ट में है। अब ये दोबारा से कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन आई डोंट नो, जब पहले इंटरपोल को वारंट भेजा गया और दोबारा से भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना जो आईनी हक है इंटरनेशनल कोर्ट में वो इस्तेमाल करेंगे। उसका क्या आउटकम आता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेग साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह इस सारे मामले से खबरदार हैं, ये फरमाइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये सारा मामला कैसे और कहाँ से शुरू हुआ, और आप क्या समझते हैं कि इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? देखिए, वो नेचुरली एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो कराची बहरिया टाउन है उसके, उन्होंने कहा कि जी मलिक रियाज साहब ने जो गवर्नमेंट लैंड एक्सचेंज की है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो गलत था, लेकिन क्योंकि हमारी अदालतों ने फैसला कर दिया और एक अमाउंट तय कर दी कि इतने पैसे आप बहरिया टाउन जमा करवा दें, वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स शुरू हो गई। फिर बाद में कुछ मसला बन गया जिसकी वजह से वो मलिक रियाज साहब पूरी पेमेंट ना करवा सके, और उन्होंने जो लंदन से वो उनके पैसे आए 190 बिलियन, वो उन्होंने कहा जी ये मेरी पेमेंट में सुप्रीम कोर्ट को देने। नेचुरली वो इमरान खान साहब ने वो जो उसका बेनिफिट लिया, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, और उनकी बेगम ने जो ज़मीन ली और वो जो साथ थी फराग होगी, तो वो नेचुरली गलत था, वो केस बन गया। अब बिजनेसमैन को तो आपको पता है पाकिस्तान में हर तरीके से और हर तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है, वो कोई भी हो। बिजनेसमैन बोलता नहीं है, वो इसलिए नहीं बोलता कि वो अपना बिजनेस चलाता है, तो वो ब्लैकमेल होता रहता है। और यहाँ हर अदारा, बिल्कुल मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, हर अदारा गवर्नमेंट का ब्लैकमेल करता है बिजनेसमैनों को। तो उसके बाद वो हालात उनके ज़रा
मुख्तलिफ हो गए, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अब क्योंकि नैप ने सारा कुछ टेक ओवर किया, नीलामी पे नीलामी उनकी जायदाद की वो कर रहे हैं, रिकवरी हो रही है, और वो जो चाहते हैं वो नेचुरली, उससे बैरिया टाउन बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, उसकी मैनेजमेंट ख़त्म हो गई। वो ना सैलरीज लोगों को, एम्प्लॉइज़ को पकड़ पकड़ के उन पे केसेस बनाए गए, मुख्तलिफ केसेस, जो कि मैं समझता हूँ एम्प्लॉइज में नहीं बनते। लेकिन बेग साहब सिंध हुकूमत के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक साबिक वज़ीर आला और मौजूदा एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके नाम भी आ रहे हैं, और वो जो है मामला ये उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। इस पे आप क्या असर रोशनी डालेंगे? ना आपने नाम बताया ना, अब तो मैं कैसे कह सकता हूँ किसके साथ। सर देखिए 17,000 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तरीके से लेना, अब जाहिर है उसमें कई सरकारी अफसरान भी होंगे जो इसमें शामिल होंगे, तो जाहिर है उनके गिर्द भी आप समझते हैं कि घेरा तंग होगा? घेरा तो मैडम, यहाँ जब सरकार किसी के खिलाफ हो जाए तो घेरा वैसे ही तंग हो जाता है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर वो ज़मीन गलत थी तो उसकी पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी, और वो पेमेंट तकरीबन हाफ से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ले चुकी हुई है, जो जमा हो चुकी हुई, तो वो तो सेटल है, वो केस सेटल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। तो अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत सारे नैप रेफरेंसेस में ये जो बैरिया टाउन के खिलाफ आए हैं, उसमें मेरे ख्याल में 30 साल पुराने जो ऑफिसर्स थे वो सारे उन रेफरेंसेस में इस वक्त नैप कोर्ट्स में। अच्छा बेग साहब, ये फरमाइएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने चंद दिन पहले जो कहा था कि $100 अरब जो हैं वो मुल्क से बाहर गए हैं, और अगर 3 लोग पकड़े जाएं तो वो पैसे सारे वापस आ जाएंगे, इस पे सर क्या वो मामला भी इस मामले के साथ नथी होता है? मैंने सर ये कोई 2-3 दिन पहले भी यही सवाल हुआ था। मकसद ये है कि जो भी आता है ना, वो कहता है फलां बैंकों में 200 अरब 500 अरब 1000 अरब बाहर पड़ा हुआ लोगों का। भाई आपको पता है तो फिर आप उनके नाम बताइए। अगर आप समझते हैं इतना इजी है तो फिर आप ले आए, बढ़ के लगाने की जरूरत नहीं है, टीवी पे बैठ के बात करने की जरूरत नहीं है। वो भी छोड़ दें याकूब साहब, जो आज पैसे जा रहे हैं वो रोक लें, रुक गए पैसे आज जाना, अच्छा वो भी छोड़े। ये बिजनेसमैनों को कहते हैं, बिजनेसमैन तो अपने पैसे आगे पीछे करता है ना जी, वो ज्यादा टैक्स में कोई 19-20 करता होगा। ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पैसे बाहर लेके जाते हैं, इनकी बेगमात के नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो ख्वाजा आसफ कहता था पुर्तगाल की जो प्रॉपर्टीज हैं इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, उन्होंने तो नाम भी लिए थे, वो पकड़ लो। वहां तो पांव जलते हैं, वहां तो बात नहीं करते। तो जो आज जा रहे हैं उसी को रोक लो, तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी बात की आपने। ये यानी बेग साहब आप क्योंकि गहरी नज़र रखते हैं और आपके माशाल्लाह से ताल्लुकात भी जो हैं ताकतवर हल्के, वहाँ से लेके तो सियासतदानों तक और बिजनेसमैनों से लेके आम हमारे जैसे आम शहरियों तक हर जगह पे आपकी पेनिट्रेशन है। इसका मतलब आपकी गुफ्तगू से क्या हम ये नतीजा हज कर सकते हैं कि इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, ये भी माजी की तरह जो है दाखिल दफ्तर ही सारे मामलात हो जाएंगे? बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा जी। अजराए जिस खबर बनाने के लिए कि जी पैसे ले आए, भाई आप ले आए, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको पता है कहाँ पैसे पड़े हुए, तो आप लाइए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आज भी पैसे जा रहे हैं ना जी, वो भी रोक लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये जो हुंडी और हवाला का बिजनेस है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप इसको रोक सकें, और इसमें सब लोग शामिल हैं। वो बिजनेसमैन भी शामिल है और सरकारी अफसर भी शामिल है। उसने हीरोइन का बिजनेस नहीं किया, उसने बैंकों से खरबों रुपए नहीं लूटे, उसने रिश्वत नहीं ली। खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर इस तरह चढ़ दौड़ना ठीक है, उसकी गलतियां होंगी, सबकी होंगी, लेकिन जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं बना सकती, अभी भी आप देखिए हाउसिंग में फ्रॉड नहीं हो रहा, उसने तो डिलीवर भी किया है, गलती की होगी, मैं नहीं उसका, आई एम नॉट टेकिंग दिस पोजीशन। सर मलिक रियाज साहब ने स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी बनाई, इसमें कोई निकार नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान में हाउसिंग का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके रख दिया, उन्होंने लोगों को अच्छी ज़िंदगी जो है उससे रोशनास कराया, ये सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ मलिक रियाज साहब की बात नहीं कर रहा, मैं आपको
माइक्रो से मैक्रो की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मुल्क से जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस लाने में फील्ड मार्शल साहब अपना किरदार अदा करेंगे। सिर्फ मलिक रियाज साहब नहीं, जितने भी लोग हैं, वो चाहे जैसे आपने खुद अपने जवाब में कहा कि वो सरकारी लोग हैं, जो अफसर हैं, वो अफसर हों, ब्यूरोक्रेट हों, सियासतदान हों, साफ़ी हों, कोई भी हों। देखिए सर, बेसिकली तो जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जो रिसेंटली काम किया, जो कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस टॉक्स हैं, ये जो काम है ये उनका है नहीं, ये उनकी डोमेन नहीं है कि लोगों के पैसे निकालने और बाहर से वापस लेके आए। इसके लिए गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान ये काम करती है। उनको तो शायद इल्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो जो उनकी एक्सपर्टीज है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आपके मुल्क को जो वकार दिया, लास्ट मई में जो हमने जंग जीती, उसके बाद जो हमारा प्रोफाइल बढ़ा और जो आज जिस जगह पाकिस्तान खड़ा है उसमें उनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं। अगर हम ये उनको कहेंगे जी आप इस काम में भी पड़ जाएं और अपना काम छोड़ दें, जो काम जिसका है उसको करने दें, वो अगर डिलीवर नहीं कर रहे तो इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो हर चीज़, हर मसले का हल फील्ड मार्शल साहब तो नहीं हो सकते। वो तो अपने काम के माहिर हैं और आपने देख लिया किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को जो पोजीशन दिलवाई। साहब, आपने कुछ देर पहले कहा कि इंतजामी मामलात में ज़ाहिर है हमारा जो स्ट्रक्चर है या उसमें कुछ कोताहियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से हमारा निज़ाम तो कहीं ना कहीं मुतासिर है। लेकिन अभी मलिक रियाज साहब की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने डिलीवर भी किया है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको पाकिस्तान आकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, इस केस को बेहतर तरीके से परसू करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है वो किसी और मुल्क में है तो एक तासुर तो यही दिया जा रहा है कि शायद उन्होंने पता नहीं क्या ही ऐसा कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आए, अपने केस को खुद आगे परसू करें और इसमें अपनी पोजीशन को क्लियर करें लोगों के सामने? लोगों के सामने तो वो क्लियर कर सकते हैं जब इस मुल्क में इंसाफ आप गरीब आदमी और एक आम आदमी को दे देंगे, और जब रियासत आपके खिलाफ चली हो और अदालतें रियासत की बात सुने और इंसाफ ना दें, तो वो मेरा ख्याल है उनको नहीं आना चाहिए। वो दुबई में बिजनेस कर रहा है, दुबई में इतनी बड़ी उन्होंने सोसाइटी लॉन्च की है, वहां तो उन्होंने नहीं उसको पकड़ा, वहां तो कोई खबर नहीं हो गया। तो मकसद ये है कि हर शख्स ये समझता है कि उसको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएगा पाकिस्तान। अगर आप गारंटी कर दें उसके इंसाफ की तो वो आ जाएगा। अच्छा, बेग साहब ये फरमाइएगा कि जरदारी साहब के हवाले से कुछ दिनों से बड़ी अफवाहें हैं कि जरदारी साहब कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या कोई मामला ठीक नहीं है, इस पे आपकी क्या राय है सर? नहीं जी, उसमें कोई हकीकत नहीं है। वो बिल्कुल जो भी सोशल मीडिया पे चला वो अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। वो कंटिन्यू कर रहेंगे और वो बिल्कुल प्रेसिडेंट रहेंगे टिल हिज टेन्योर। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बता दें कि पाकिस्तान ने जो इतना अहसन किरदार अदा किया, आप क्या समझते हैं कि इस जंग का जो अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, ये आपके ख्याल में कब तक जो है इस पे अमल दरामद हो जाएगा और मुआहदा बाकायदा साइन हो जाएगा? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान ने पीस टॉक्स में और दोनों फ्री कैन को जो कि इतने ज़्यादा आपस में बिटरनेस थी, तकरीबन 47 ईयर्स की, उनको टेबल पे लाए, बहुत मेहनत की शहबाज साहब ने, हमारी पूरी गवर्नमेंट ने, फील्ड मार्शल साहब ने, डार साहब ने, और ये एजाज़ हमें मिला कि एक सुपर पावर और एक रीजन की उभरती हुई सुपर पावर को आमने सामने बैठा के ऑलमोस्ट मुआहदा हो चुका हुआ था। नेचुरली इसमें कुछ स्पॉयलर्स कुव्वतें थी, जैसे इजराइल है और इंडिया है। उन्होंने डीजी वैंस को वापस बुला लिया, मुआहदा बिल्कुल डन डील थी, साइन भी होने थे इस्लामाबाद में। फिर उसको नेक्स्ट के लिए रख लिया गया। अब नेक्स्ट पे जब ईरानी आए तो उनका मौक़िफ़ भी एक हद तक ठीक था, क्योंकि ट्रंप साहब ने बारहा अपने बयानात बदले सुबह शाम, उससे वो सारा काम ख़राब हुआ। जब ये नेगोशिएशन बड़ी सीक्रेट तरीके से होती हैं, इसको आप सोशल ट्रूथ पे या एक्स पे या सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, उससे माहौल ख़राब हुआ। तो नेचुरली अब हालात पूरी दुनिया के सामने हैं। अमेरिकन और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान मान जाए कि मैच जीत गया। तो जीत जो है वो जुबानी नहीं होती, वो मैदान जंग में होती है। वो ईरानियों ने जो कुछ बर्दाश्त करना था वो कर लिया। उन्होंने अपना बहुत कुछ तबाह करवाया, लेकिन वो खड़े रहे और उन्होंने अपनी
कौम को और अपने मुल्क को डिफेंड किया। तो ऐसी कम्प्लेक्स सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा सोचना होगा। और अभी तो बात सिर्फ आ गई है आपने हुर्मुज़ के खोलने की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। तो पहले उस जंग का गोल अजीब था कि जी हम रजीम चेंज करें, वो भी नहीं हुआ। तो ये जंग असूली तौर पर अमेरिका ने गलत शुरू की और वो उसके गले पड़ी हुई है, और उसके अलावा पूरी दुनिया ट्रबल में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बेग साहब। आप इस मामले पर हमें बता रहे थे कि आगे गवर्नमेंट की जानिब से क्या लाहे अमल तय किया जाएगा, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक अब नॉन बेलेबल जो वारंट्स गिरफ्तारी है वो मलिक रियाज के जारी कर दिए गए हैं। उनको अब पाकिस्तान लाकर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। नाजरीन, देखते हैं अब इस केस में आगे क्या होता है। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए गवादर नया एनर्जी कॉरिडोर बन सकता है। इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद गवादर बंदरगाह पर जहाज़ों की आमदरफ्त में इजाफा हुआ है। अगर 2025 की बात की जाए तो गवादर पोर्ट से तकरीबन 8,300 कंटेनर्स आए, और अभी अगर अप्रैल की बात की जाए खाली तो 11,000 कंटेनर्स हैंडल हो चुके हैं। तो गवादर पोर्ट जो है ऐसा लग रहा है कि सेंटर गेटवे फॉर ग्लोबल ट्रेड बन सकता है। लेकिन खबर ये भी आई है कि सऊदी अरब जो है वो भी सोच रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करके गवादर तक पाइपलाइन बिछाई जा सके। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस सारे मुमकिनात पर बात करेंगे। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, अगर सऊदी अरब भी गवादर पाइपलाइन बिछा लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि गवादर पोर्ट जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है इससे तो आने वाले टाइम में फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। जी, जो पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, उनके 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं। एक तो वो पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके लिए गवादर अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा एक चीज़ होती है, इसको हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, कि जहाज़ आते हैं, रीफ्यूलिंग करते हैं, कुछ सामान उतारते हैं, कुछ भरते हैं, जो एयरलिफ्ट होके आता है उसको वो ब्लेंड करते हैं और किसी तीसरी पोर्ट की तरफ चले जाते हैं। तीसरा काम जो गवादर से लिंक्ड है वो ये है कि गवादर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज़ करते हुए गल्फ़ के भी जहाज़ हैं, ईस्ट एशिया के भी आएँ, और गवादर से ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया आगे सामान भेजा जा सके। जो ममालिक हैं इस वक्त, ये जो अब अनसर्टेनिटी और रिस्क बढ़ गया है, वो ऑल्टरनेट पोर्ट्स को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाया जा सके। गल्फ़ के ममालिक, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा से भी बंद हो सकती है, तो वो पाइपलाइन वगैरह का सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबा, महंगा, टाइम कंज्यूमिंग काम है। हाँ, जो पोर्ट्स हैं ट्रेडिशनल, जबल अली की या सलाला की, जो बहुत बिजी थी, अब मुझे दिखाई देता है कि इंटरनेशनल जो हैं शिपिंग कंपनीज, वो गवादर को और पोर्ट कासिम को एज अनदर पोर्ट के तौर पर बिल्कुल स्टडी कर रही है। हारून साहब, ये फरमाइएगा कि साबिक मशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए ये कहा है कि सऊदी अरब जो है वो ओमान के साथ, रास्ता ओमान, और इसमें ओमान और दूसरे खलीजी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, वो ग्वादर के साथ पेट्रोलियम लाइंस बिछाने पे उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है, और अगर वो बिछा देता है तो आप देखेंगे पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहम हो जाएगा। जैसा कि आपने फरमाया, ये वाकई टाइम टेकिंग तो है, लेकिन जिस तरह से आपने हुर्मुज़ का सारा ये इशू है, तो क्या आप समझते हैं कि वैसे वाकई ही पाकिस्तान का किरदार तो अहम होगा और साथ इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे? जी, इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं कि देखिए, हमें पहले तो रियलिटी देखनी चाहिए कि हर जो पोर्ट होती है उसके साथ एक फ्री जोन होता है या इकोनॉमिक जोन होता है, जिसके अंदर वेयर हाउसिंग होती है, ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपने दफ्तर बनाती हैं, कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जो तजारत के लिए इस्तेमाल होती है। तो अभी जो गवादर का फ्री जोन है उसमें सिर्फ 2 कंपनीज हैं, एक फर्टिलाइज़र की है और एक चाइना को मीट एक्सपोर्ट की है। तो आई थिंक हमें वहाँ अगर बढ़ाना है तो हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा ये कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं।
दूसरा होता है कि आप पोर्ट के ऊपर जो आपकी बर्थ्स हैं वो किस लेवल का जहाज़ हैंडल कर सकती हैं। मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर हमने डेवलप्ड एशिया की पोर्ट्स को एक ऑल्टरनेट मुहैया करना है तो फिर हमें उसके ऊपर ना सिर्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर करना है प्रोफेशनल, जैसे कस्टम्स वगैरह हमारे बहुत सुस्त हैं, वेयर हाउसिंग में कंटेनर बहुत देर देर पड़े रहते हैं, तो अगर हम इनसे एफिशिएंसी में compete करते हैं, हमारा एडवांटेज ये है कि हमारे थ्रू अब हमने 6 रूट जो ईरान के देखे हैं, हम तुर्कमानिस्तान के थ्रू आगे सारे सेंट्रल एशिया को चीज़ें इस पोर्ट से भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। सर, आप हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा जोर देते हैं और हमेशा आप ये कहते हैं कि जब तक हम अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक इन्वेस्टर नहीं आएंगे। अब सर, पाकिस्तान ने चीन के रास्ते वस्ती एशिया के ममालिक के साथ ज़मीनी रास्ते से जो बराह रास्त तजारत का आगाज़ किया है, और ये कॉरिडोर मुस्तकबिल में पाकिस्तान, चीन और वस्ती एशिया के ममालिक के लिए कितना सूदमंद साबित होगा सर? जी, अभी ट्रेड का वॉल्यूम बहुत कम है। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये तकरीबन 400 मील लंबा रास्ता है एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को 2 कनेक्टिविटी लगती हैं वेस्टर्न चाइना से। चीन के अंदर भी अगर आप देखिए तो चीन के अंदर जो 90% उनकी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन है वो ईस्टर्न साइड पे है, शंघाई वगैरह की साइड पे। वेस्टर्न चाइना इतना डेवलप नहीं है, लेकिन ये एक रूट है ऑल्टरनेट जो कि बहुत सूदमंद हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी सवालिया निशान है, और जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं ईस्ट साउथ अपना सेंट्रल एशिया के, वो इस रूट को भी देख रहे हैं। और जो तुर्कमानिस्तान के थ्रू अगर ईरान पे सैंक्शंस कुछ रिलैक्स होती हैं तो वो रूट डायरेक्ट गवादर को टच करता है। वो पहले चाबहार की पोर्ट को कर रहा था, लेकिन चाबहार की पोर्ट एक तो इतनी डीप सी नहीं है, बहुत छोटी है, और अगर चीन इसको इस्तेमाल करता है तो एक नहीं 2 रास्ते। बिल्कुल हारून शरीफ साहब, ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाते हैं तो ज़ाहिर ऐसे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा, आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद पूरी दुनिया को ऑयल क्राइसिस का सामना रहा। इवन पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, अभी स्टिल आगे भी सोचा जा रहा है कि शायद बढ़ सकती हैं मज़ीद भी। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया कि ठीक है, हमारी मईशत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वॉर की वजह से, लेकिन सऊदी अरब ने हमारी बड़ी मदद की है। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? उनकी जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब की मदद की वजह से हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक तो रिलेशनशिप बहुत पुराना है, फिर उसके अंदर हमारा एक दफा का रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत हो गया है। हमारा ट्रेडिशनली हम सबसे ज़्यादा हमारे हुज्जाज इकराम और उम्रा करने वाले भी जाते हैं, हमारी वर्क फोर्स भी है। सऊदी अरब हमारी इकॉनमी को स्टेबल और मजबूत देखना चाहता है 2 वजूहात से। एक तो पाकिस्तान का उनके साथ ताल्लुक़ ज़्यादा बहुत मजबूत है, पाकिस्तान उनकी दिफाई और दूसरी ज़रूरियात में मदद करता है, लेकिन एक पाकिस्तान को वो एक मुस्तकबिल की मंडी के तौर पे भी देख रहे हैं, क्योंकि वो सारी उम्र तो तेल के ऊपर नहीं चल सकते। सो सऊदी अरब की जो हमारी मदद अभी तक तो मेनली हुई है कि जो हमारा मैक्रो इकनॉमिक रिजर्व्स का गैप था वो उन्होंने फिल किया है। अब उनका ओवरऑल डिपॉजिट तकरीबन $8 अरब तक पहुंच गया है। इसके अलावा कुछ डिफेंस प्रोडक्शन की बातचीत हो रही है, कुछ और चीज़ें हैं। तो एक बड़ा मुल्क है, उसके अंदर सलाहियत है, और हमारे लिए दोनों ममालिक के लिए ये एक सूदमंद है कि रिलेशनशिप को सिर्फ हुकूमत से अब फैलाकर इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर्स की तरफ ले जाया जाए। हारून साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह से आलमी मंडियों पे भी नज़र रखते हैं, आप क्या समझते हैं अभी जिस तरह से क्रूड ऑयल आप देखें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पे उसकी कीमतें पहुंच गई हैं, मुस्तकबिल में आपको क्या नज़र आता है कि मज़ीद महंगा होगा ऑयल या कोई कमी के आसार हैं? कि मुझे लगता है कि ये दोनों ममालिक जिनका मेन कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों तो नहीं 3 है, अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये निगोशिएशंस में वक्त लगेगा, और वो जो वक्त लगेगा उससे मार्केट्स में गैर यकीनी बढ़ेगी, और ये ऑयल की कीमतें वॉलेटाइल भी रहेंगी और मज़ीद ऊपर जा सकती हैं एटलीस्ट अगले 30 दिन के अंदर। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, हमें ये समझना है कि ये खाली पेट्रोलियम लिंक मार्केट्स नहीं हैं।
जो दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जहां बॉन्ड स्ट्रीट होते हैं, स्टॉक स्ट्रीट होते हैं, उनमें लिक्विडिटी, जिसको हम कहते हैं कैश की अवेलेबिलिटी, कम हो गई है। तो वहाँ तकरीबन ओवरऑल मार्केट्स में, चाहे मेटल एक्सचेंज हो, चांदी हो, सोना हो, 6% से लेके 14% तक कमी हुई है पिछले 2 माह में। ये हमें नंबर्स कम लगते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ वॉल्यूम इतने बड़े हैं, तो अगर आप इनको डॉलर टर्म में कन्वर्ट करें तो ये बहुत बड़ा धचका है। अब ये अनसर्टेनिटी अगर चलती है, जो कि इस वक्त सियासी तौर पे या जियोपॉलिटिकल तौर पे लोग गेम्स खेल रहे हैं, उसमें कोलैटरल डैमेज छोटे ममालिक का जो वल्नरेबल है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जीसीसी के ममालिक का जो डैमेज हो चुका है वो बढ़ भी सकता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब। आप हमें सारे मामले बता रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में क्या मंजरनामा बन सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम में मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं और इससे महंगाई का तूफ़ान भी आ सकता है और फिर अवामी सतह पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।